Hello everyone, welcome back once again to your favorite channel, that is Lukman IS. So we are watching the revamped version of our DCA. Revamped, that is something new, something extra, something advanced, and something very much updated. So the thing which you are going to love for sure, the thing which is going to be admired by you guys for sure. तो इस रिवैम्प्ड वर्जन को शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा आज का जो करंट अफेयर्स है, हमारी आज की जो ताज़ा खबरें हैं, दैट इज 27 जनवरी 2023 की कहानी जो है उसको हम समझते हैं. ओके, सो द फर्स्ट हेडलाइन फॉर द डे गाइज, वो है हमारा अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट, जिसे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कुछ एक साल पहले प्रपोज किया था. वो फिलहाल न्यूज में है. तो देखिए न्यूज में क्या है, अगर हम बात करें सफारी पार्क प्रोजेक्ट. ओके, 2022 का जो अप्रैल का महीना था उसमें 10,000 एकड़ अरावली जो है सफारी पार्क प्रोजेक्ट बनाने की बात करी गई थी. ओके, वेयर अरावली, ओके, हाउ मच द लोकेशन शुड बी, हाउ मच द एरिया शुड बी 10,000 एकड़. ओके, सो नाउ whenever there is such kind of a news, there is too much of the nuisance as well with regard to the ecological development and ecological project and management, and apart from that ecological protection, राइट. तो ये सारी चीजें हमेशा जो हैं न्यूज में रहती हैं जैसे ही कोई एक नई बात मार्केट में आती है विथ रिगार्ड टू एनी प्रोजेक्ट दैट इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. ओके, और वो सही भी है ना, ये नहीं कि वो गलत है, उसमें कोई क्रिटिसिज्म है, बिल्कुल भी नहीं, वो पूरी बात सही है. ओके, सो लेकिन कंसर्न्स हैं तो उनको हाईलाइट करना बनता है. तो आइए देखते हैं कहानी क्या है कंसर्न की. एज पर दी अरावली बचाओ, ओके, आज अरावली बचाओ आंदोलन, सिटीजन्स, ओके, उन्होंने बताया कि ये पूरी तरीके से जो नेचुरल हैबिटेट है उसको ये डिस्टर्ब करेगा, और साथ ही साथ जो वेस्ट जनरेशन है हमारे मुल्क का, खास तौर पे अरावली रीजन के आसपास, यानी कि हमारे जो स्टेट्स लगेंगे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, इन सब में जो प्रोडक्शन होगा वेस्ट का वो एनहांस होगा. ऑब्वियसली अल्टीमेटली इट विल बी इंपैक्टिंग अप दी होल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, बोले तो पूरी ग्रीनरी को ये इंपैक्ट करेगा, राइट. तो आगे की बात देखते हैं. यहां पर अरावलीज दरअसल लोकेटेड कहां है, ठीक है, जो न्यूज है चलो वो तो हम समझ गए, लेकिन अरावलीज का अगर हम लोकेशन बात करें, सो इट इज द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. सबसे पहली चीज, सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स में से एक है जिनको दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है. तो गाइस प्लीज डू रिमेंबर अरावलीज, ओके, लोकेशन क्या है इनका, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और सबसे जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं हमारे धरती के, उनमें से ये एक हैं. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स, तो हमारे पास नाम आता है हिमालयस का, राइट. लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का, जो कि है हमारे अरावलीज. ओके, सो इनको दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है. सेक्शंस कौन कौन से हैं, सांभर सिरोही रेंज और दूसरा है सांभर खेतरी रेंज. तो सांभर सिरोही रेंज की अगर हम बात करें तो ये थोड़े ऊंचे हैं, टॉलर हैं, और जो अरावली रेंजेस के जो सबसे बड़ा पीक है, जो सबसे हाईएस्ट पीक है, बड़ा नहीं सॉरी, जो सबसे हाईएस्ट पीक है यानी कि गुरु शिखर, वो भी यहीं पर अवेलेबल है, बोले तो सांभर सिरोही रेंज में. ओके गाइस, सो मेक द नोट्स वेरी क्लियर, दैट इज सांभर सिरोही रेंज. ओके, टॉलर, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो गुरु शिखर है यानी कि अरावली रेंजेस का सबसे टॉलेस्ट पॉइंट जो है, सबसे टॉलेस्ट पीक जो है, वो भी यही सांभर सिरोही रेंज में पड़ता है. ओके, गुरु शिखर, दैट इज द हाईएस्ट पीक, okay, the highest peak of the Aravallis, it is present in the Sambhar Sirohi ranges. Now moving on to the next point, that is the Sambhar Khetri range. ओके, ये सांबर खेतरी रेंज की अगर आप बात करोगे तो ये 3 रिजेस में ये कंटिन्यूड है. ओके, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ द 3 रिजेस दैट आर एक्चुअली डिसकंटिन्यूअस. ओके, मतलब कि एक साथ नहीं है, बीच में डिसकंटिन्यूटी बनी हुई है, राइट. तो दो चीजें हैं बरकरार रखनी है आपको जो अपने न्यूज के अंदर, अपने करंट अफेयर्स न्यूज के अंदर, दैट इज सांबर सिरोही रेंज और दूसरा है सांबर खेतरी रेंज. गुरु शिखर कहां पर है, गुरु शिखर ध्यान रखना है, इट इज ऑन दी सांबर सिरोही रेंज. ओके, सो अब इसके अलावा अगर हम बात करें रिवर्स की, ओके, कि भाई ये जो हमारे अरावलीज हैं, ओके, इनके अंदर कौन कौन से रिवर्स हमें मिलती हैं, तो रिवर्स का नाम बहुत ही क्लियर है, बानस, लूनी, सखी एंड सबरमा. ओके, और स्टेट्स का नाम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली. ओके, सो बानस रिवर, लूनी रिवर, सखी रिवर और सबरमा रिवर जो है ये हमें मिलती है कहां, ये हमें मिलती है हमारे अरावली रेंजेस के अंदर. स्टेट्स की अगर हम बात करें सो इट इज नन अदर देन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली. ओके, और एवरेज हाइट हमारी जो अरावलीज हैं इनकी एवरेज हाइट क्या है, सो वी कंसीडर इट एज बिटवीन 600 to 900 मीटर्स.
Okay, everyone. So this is the point here. Average height 600 to 900 meters. States Gujarat, Rajasthan, Haryana and Delhi. Rivers Banas, Luni, Sakhi and Sabarma. ओके सो ये रहा हमारा आज का पहला हेडलाइन, पहला टॉपिक. अब हम चलते हैं अपने दूसरे हेडलाइन की तरफ, अपने दूसरे टॉपिक की तरफ. दैट इज विथ रिगार्ड टू द केरला's हेल्थ डिपार्टमेंट. ओके जिन्होंने अभी अभी हाल ही में 2 केसेस कंफर्म किए हैं, रजिस्टर किए हैं. किसके? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इंफेक्शन नोरोवायरस. ओके सो गाइस, अनदर वायरस इन द लिस्ट. ओके अनदर वायरस इन द न्यूज. क्या नाम है इसका? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इंफेक्शन नोरोवायरस. ओके तो चलिए आइए देखते हैं नोरोवायरस और ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, इन सब का मीनिंग क्या है. और सबसे पहली बात, कहां पर ये केसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं अभी? इट इज इन द स्टेट ऑफ केरला. ये 2 जगह पर इनको रजिस्टर किया गया है. सॉरी 2 जगह नहीं, 1 जगह पर इनको रजिस्टर किया गया. दैट इज द स्टेट ऑफ केरला. राइट. सो नोरोवायरस इज अ वेरी कंटेजियस वायरस दैट कॉजेस वॉमिटिंग एंड डायरिया. ओके अगर ये हमारी बॉडी में इन्फेक्ट होता है तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में वॉमिटिंग और डायरिया ये दोनों होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. देन नोरोवायरस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द विंटर वॉमिटिंग बग. तो नोरोवायरस का एक जो दूसरा नाम है आपके सामने, वो क्या है? दैट इज विंटर वॉमिटिंग बग. ओके दैट इज अ स्टमक बग दैट कॉजेज वॉमिटिंग एंड डायरिया. तो अब अगर आपके सामने नाम आ गया है नोरोवायरस, नोरोवायरस का जो सीन है क्या है? ये बॉडी में वॉमिटिंग और डायरिया इसके चांसेस जो है एनहांस कर देता है. इसके अलावा इसका एक दूसरा नाम है, दैट इज विंटर वॉमिटिंग बग. ओके सो वी टॉक अबाउट नोरोवायरस. इट इज नॉट रिलेटेड टू द फ्लू. ओके फ्लू जिसको हम बोलते हैं कि वो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है. लेकिन एक चीज ध्यान रखना है हमें यहाँ पे, दैट इज नोरोवायरस एंड फ्लू दैट इज इन्फ्लुएंजा वायरस, दे आर 2 डिफरेंट बॉडीज. ओके ये दोनों एक नहीं है. फिर उसके अलावा इट इज एन आरएनए वायरस ऑफ द फैमिली नोन एज कैलिसीविरिडा. ओके कैलिसीविरिडाए या कैलिसीविरिडा, इसको आप नाम दे सकते हो. तो ये आरएनए वायरस है. ओके कौन सी फैमिली से? फैमिली का नाम है कैलिसीविरिडाए. राइट. सो इट इज अ ह्यूमन एंटेरिक पैथोजन दैट कॉजेज सब्सटेंशियल मॉर्बिडिटी अक्रॉस बोथ हेल्थ केयर एंड कम्युनिटी सेटिंग्स. यानी कि अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है सरदर्द है हमारे लिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भी हम कोविड से जूझ ही रहे हैं. कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है कोविड. ओके और ऐसे में हमारे गॉड्स ओन कंट्री, जिसे हमने नाम दिया द स्टेट ऑफ केरला, वहां पर हमें 2 केसेस, कंफर्म्ड केसेस मिले हैं. किसके? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इंफेक्शन. ओके नोरोवायरस. राइट. अब नोरोवायरस की कहानी हम समझ ही गए. दैट इज वॉमिटिंग एंड डायरिया. इट एनहांसेस इन द बॉडी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो नोन एज विंटर वॉमिटिंग बग. ओके तो 2 अलग, एक अलग नाम है इसका, विंटर वॉमिटिंग बग, ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इंफेक्शन नोरोवायरस. ओके सो क्या इनहेंस कर रहा है ये बॉडी में? तो ये इनहेंस कर रहा है वॉमिटिंग एंड डायरिया. ओके अगर स्पेसिफिकली बात करें कहां पर बॉडी के किस जो है ऑर्गन को ये डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है, एक नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है, इफेक्ट कर रहा है, दैट इज थ्रू आउट द स्टमक. ये आप सिंपल शब्दों में इसको कह सकते हो, दैट इज हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये उसको पूरी तरीके से इंपैक्ट कर रहा है. ओके सो अगर हम बात करें टू द वेरी थर्ड हेडलाइन. सो द थर्ड हेडलाइन इज द स्टीयरिंग कमिटी ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट हेल्ड इट्स 3rd मीटिंग इन न्यू दिल्ली. ओके केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के ऊपर 3री मीटिंग हुई है नई दिल्ली के अंदर. ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज नॉट द न्यूज. पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी, चौथी मीटिंग न्यूज हमारे लिए नहीं है. हमारे लिए न्यूज है, दैट इज हमारा जो करंट अफेयर्स का जो कंटेंट है वो है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट. ओके सो वी हैव सीन दैट दिस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट हैज बीन इन न्यूज सिंस द प्रोजेक्ट कमेंस्ड. Okay and today it is again in the news once again. So here we go. We have to understand what do we understand by the Ken Betwa link project. Actually में ये है क्या? So Ken Betwa link project is the first project. Guys please mark this thing very carefully. It is the first project under the National Perspective Plan for the interlinking of rivers. तो जो fact है दिमाग में रखना है, that is National Perspective Plan का ये पहला प्रोजेक्ट है. ओके फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स. और किसको किसको लिंक किया जा रहा है? द केन रिवर एंड द बेतवा रिवर. राइट. एक दूसरा ब्रॉडर पॉलिसी है गवर्नमेंट की, नाम क्या है? नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, जिससे हम अपनी कंट्रीज के अंदर जितनी भी लिंक रिवर्स हैं उनको लिंक करने की बात कर रहे हैं. ओके सो अंडर दिस प्रोजेक्ट वाटर फ्रॉम द केन रिवर विल बी ट्रांसफर्ड टू द बेतवा रिवर.
सो द फैक्ट दैट इज टू बी नोटेड वेरी केयरफुली, वाटर ट्रांसफर कहां से कहां होगा? केन रिवर से बेतवा रिवर की तरफ वाटर का जो है ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, एंड बोथ दीज रिवर्स, वी टॉक अबाउट केन एंड बेतवा, ये जो रिवर्स हैं ये ट्रिब्यूटरी हैं किसकी? यमुना रिवर की। ओके, सो गाइस द फैक्ट दैट इज टू बी रिमेंबर अंडर द प्रोजेक्ट, okay, the water from Ken river will be transferred to the Betwa river. Okay, and Ken and Betwa, they are the tributaries of which big river? That is the Yamuna river. Okay, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया हमारे न्यूज का। अब अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, दैट इज केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, तो इसको दो फेजेस में डिवाइड किया गया है, फेज 1 एंड फेज 2। अगर हम फेज 1 की बात करें, so it is having one of the components that is Daudhan Dam complex and its low level tunnel, high level tunnel, Ken Betwa link canal and power houses will be completed under this. Okay, क्या क्या होगा यहां पर फेज 1 में? तो दौधन डैम कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उसके अलावा लो लेवल टनल एक तैयार किया जाएगा और एक हाई लेवल टनल तैयार किया जाएगा। ओके, और केन बेतवा लिंक कैनल का एक पावर हाउस भी तैयार किया जाएगा। राइट, देन उसके अलावा फेज 2 की अगर हम बात करें तो इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, दैट इज लोअर और डैम, ORR, लोअर ORR डैम नाम है डैम का, देन बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एंड कोठा बैरेज, ये 3 चीजें जो है यहां पर बनाई जाएंगी। तो और डैम, ORR, और डैम, डैम का नाम है। ओके, लोअर लेवल पर बनाया जा रहा है इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है? लोअर और डैम, then Bina complex project and apart from that the third one will be the Kotha barrage. Okay, ये तीनों कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे फेज 2 के अंदर। तो अगर हम बात करें फेज 2 की, तो इट विल बी हैविंग द दौधन डैम, फेज 2 इट विल बी हैविंग द और डैम। फेज 1 में दौधन और फेज 2 में और। उसके अलावा यहां पर फेज 1 में हम और क्या बनाएंगे? लोअर लेवल टनल, हायर लेवल टनल और उसके अलावा केन बेतवा लिंक कैनल, जिसमें एक पावर हाउस भी हम तैयार करेंगे। ठीक, फेज 2 वंस अगेन और डैम, फिर बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट और उसके साथ ही साथ कोठा बैरेज, ये भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट फॉर द डे। The rare green comet that last came to Earth about 50,000 years ago has returned to the skies of the Earth. Right? इसका नाम दिया गया हमने C/2022 E3ZTF. It can be seen with the naked eyes if the conditions in the skies are just right. देखो न्यूज कितनी इंटरेस्टिंग है अपने आप में, आप समझ सकते हो। The rare green comet that last came to Earth about 50,000 years ago. 50 साल पहले एक कॉमेट आया था। ठीक है, अब ये आज दोबारा हमें देखने को मिल रहा है हमारी धरती पर। इस कॉमेट का जो नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, C/2022 E3 in bracket ZTF. It can be seen with the naked eyes, अगर जो क्लाउड कंडीशंस हैं, जो स्काई कंडीशंस अगर वो क्लियर हुए, ठीक है, यानी कि ज्यादा पोल्यूशन वगैरह नहीं हुआ, तो उसे देखा भी जा सकता है। ओके, क्या नाम है प्रोजेक्ट का? C/2022 E3 in bracket ZTF. ओके, 50,000 साल बाद हमें देखने को मिलेगा हमारी धरती से गुजरता हुआ, धरती से नहीं, धरती के ऊपर से गुजरता हुआ ये ग्रीन कॉमेट। तो कलर क्या है इसका? ग्रीन कलर कॉमेट है। ओके, 50,000 साल बाद देखने को मिलेगा। तो आइए पहले बात करते हैं ये ग्रीन कॉमेट एक्चुअली में है क्या, यानी कि ये कॉमेट C/2022 E3ZTF ये है क्या? So it was first discovered in March 2022, बोले तो last year, by the Wide Field Survey camera at the Zwicky Transient Facility when it was already inside the orbit of Jupiter. ठीक है, so the first thing that is to be noted here, that is C/2022 E3ZTF. It was discovered for the first time last year in 2022, specifically in the month of March. Okay, किसने इसको डिस्कवर किया था? तो एक वाइड फील्ड सर्वे है, कैमरा है, ठीक है, उसका नाम क्या है? ज़्विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी। राइट, कब? जब ये जुपिटर को ऑर्बिट कर रहा था। ओके, तो अगर आप देखो तो एक साल में इस कॉमेट की स्पीड क्या है? एक साल में, मतलब लास्ट ईयर मार्च के महीने में ये जुपिटर के आसपास घूम रहा था, और अभी हम देख रहे हैं दैट इज जनवरी, यानी कि एग्जैक्टली 10 मंथ्स लेटर, पूरे एक साल भी नहीं हो रहे हैं, 10 महीने में ये धरती के ऊपर से गुजरने वाला है। ओके, सो अगर इसकी आगे की बात करें, इट वाज इनिशियली बिलीव्ड टू बी एन एस्टेरॉइड। ये जो कॉमेट है इसको शुरुआत में लोगों ने सोचा कि ये एस्टेरॉइड होगा, लोगों मतलब साइंटिस्ट ने सोचा कि ये एक एस्टेरॉइड होगा, बट इट डेवलप्ड इट्स टेल।
at the sun's influence begin vaporizing the ice, ठीक है। लेकिन ये जैसे ही सन के हीट में आता है, सन के हीट के कांटेक्ट में आता है, यूं कह लो सन के कांटेक्ट में आता है, इसने एक टेल बनाना शुरू कर दिया। अब हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि एस्टेरॉइड्स का टेल नहीं होता है, टेल किसका होता है? कॉमेट्स का। ओके, सो यहां पर क्या सीन मिला हमें कि ये एस्टेरॉइड नहीं, जैसे इसने टेल बनाया अपने आइस को वेपराइज करके, आइस ICE, नॉट द आइस, आंख नहीं, आइस यानी कि बर्फ इसके ऊपर जो मौजूद है, ये वेपर में कन्वर्ट हुआ, ओके, बिकॉज ऑफ द सन्स हीट, ओके, एक्सट्रीम हीट ऑफ द सन, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? कॉमेट में। तो हो सकता है ये पहले से ही कॉमेट रहा हो, लेकिन हमें ये एस्टेरॉइड लगा हो, लेकिन ये एस्टेरॉइड नहीं। सन के हीट में आने के बाद जैसे इसने अपना टेल तैयार किया तो हमें पता चल गया कि भाई ये जो C2022 E3ZTF है, ये एक्चुअली में एक कॉमेट है। ओके, नाउ एट द टाइम ऑफ इट्स डिस्कवरी इट वाज शाइनिंग विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 17.3, इस शाइन कर रहा था। ओके, और अगर हम बात करें इसके कलर की, तो व्हाई इट इज ग्रीन इन कलर? ओके, कॉमेट्स का जनरल हमारे पास जो एक स्टीरियोटाइप, राइट, या एक ऑर्थोडॉक्स जो बिलीफ है, लोगों ने बताया कि वो व्हाइट कलर या कुछ क्रीम कलर में ज्यादातर देखने को मिलता है। ओके, मैक्सिमम ऑफ द टाइम, राइट, एक स्टीरियोटाइप मेंटालिटी है साइंस के अंदर हमारे पास कॉमेट्स को लेकर कि व्हाइट या क्रीमी व्हाइट कलर में देखने को मिलता है। बट ये एक ऐसा कॉमेट है यानी कि C22 E3ZTF कॉमेट जो कि ग्रीन कलर में दिख रहा है। ओके, सो क्यों? राइट, सो कॉमेट्स दे हैव ऑफन बीन इन व्हाइटिश लाइट कलर या ब्लू कलर में भी देखने को मिला है, लेकिन ग्रीन कलर के कॉमेट्स जो है बहुत ही रेयर देखने को मिले। ओके, सो अगर हम बात करें हमारे C22 कॉमेट के बारे में, इट इज ग्रोइंग ग्रीन, एब्सोल्युटली ग्रीन। व्हाई? बिकॉज थॉट टू अराइज फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ डायएटॉमिक कार्बन पेयर्स। इसके अंदर जो एलिमेंट्स मिले हैं हमें, साइंटिफिक एलिमेंट्स की जब हम बात करें, सो दे आर द डायएटॉमिक कार्बन pairs of carbon atoms that are bound together, okay, at the head of the comet। और इसकी वजह से ये जो लाइट एमिट कर रहा है अपने अंदर से, या ये जो एनर्जी एमिट कर रहा है अपनी तरफ से, that is represented as green in color। Okay, so the molecule emits green light when excited by the ultraviolet rays in the solar radiation। तो जैसे ही ये सोलर रेडिएशन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, इनके अंदर रोशनी पहुंच रही है, तो ये जो लाइट एमिट कर रहे हैं, यानी कि जो लाइट ये जो बाहर निकाल रहे हैं, वो ग्रीन कलर की हो जा रही है। और सिंपल रीजन इसका क्या है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डायएटॉमिक कार्बन पेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, तो डायएटॉमिक कार्बन है जिसकी वजह से ग्रीन कलर है, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। ओके गाइस, सो प्लीज ध्यान रखिएगा, 50,000 साल बाद ये हमें देखने को मिल रहा है। मार्च 2022 में पहली बारी जब ये जुपिटर को ऑर्बिट कर रहा था, तब हमने इसे आइडेंटिफाई किया, और हमें उस टाइम लगा कि ये एक एस्टेरॉइड है। लेकिन बहुत जल्दी हमें इसकी एक टेल भी नजर आई, ठीक है, और इस टेल को नजर आने जैसे ये टेल नजर आई, हम समझ गए कि भाई ये एस्टेरॉइड नहीं, ये एक्चुअली में एक कॉमेट है। ओके, फिर उसके बाद ग्रीन कलर का कॉमेट है, तो रीजन क्या दिया? डायएटॉमिक कार्बन पेयर्स ऑफ एटम्स, ओके, इसके अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये एनर्जी के कांटेक्ट में आते ही, एनर्जी को अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश करते ही, ये जो लाइट एमिट कर रहे हैं, ये ग्रीन कलर की हो जा रही है। ओके गाइस, सो जनरली क्या रहा है अभी तक? कॉमेट का टाइम, कॉमेट का कलर व्हाइट दिखा है, ब्लू भी कई बार दिखा है, लेकिन ग्रीन एक बहुत ही रेयर फिनोमेना है। ओके, so moving on to the next of the headline for the day, that is with regard to, there is a news with regard to the vulnerable species। okay, क्या नाम है इस vulnerable species का? इस species का नाम है that is olive ridley turtles। okay, so olive ridley turtles, they have washed ashore। okay, talking about the next news for the day, the next headline for the day, that is about the hundreds of vulnerable olive ridley turtles, they have washed ashore along the coastline between Kakinada and Antravedi in the Godavari region during the ongoing annual breeding season on the east coast। okay, so news क्या है हमारे पास न्यूज है ऑलिव रिडली टर्टल्स को लेकर। ओके, अब ये क्या सीन है यहाँ पे न्यूज में, और क्या आया? दैट इज दे हैव वॉश्ड अशोर अलोंग द कोस्ट लाइन। ओके, ये कोस्ट लाइन से थोड़ा सा दूर हमें दिखाई दिए, कहां? काकीनडा एंड अंतरावेडी, दैट इज इन द गोदावरी रीजन।
ओके इनका जो ऑनगोइंग ब्रीडिंग सीजन है, ब्रीडिंग इनका जो टाइम चल रहा है हमारे ईस्ट कोस्ट में, तो ये किसके किसके लोकेशन में नजर आए? लोकेशन है हमारा दैट इज काकीनदा एंड अंतरवेदी। कहां पर? गोदावरी रीजन ऑन द ईस्ट कोस्ट, राइट। सो हम सब अच्छे से जानते हैं ऑलिव रिडली टर्टल्स जो हैं वो हमेशा से न्यूज में रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर इकोलॉजिकल थ्रेट, ओके, बिकॉज दे आर in a threat, not they are the threat, they are in the threat because of the ongoing ecological and geographical disturbances we do have created because of the giant evil we only produced known as pollution. Okay, so coming to the point here, the wastewater from the aqua ponds is also being released into the sea because of which we have seen that these olive ridley turtles, they have shifted from their location in their mass nesting season. Then this is suspected to be one of the reasons for the mortality of the turtles. तो ये shift तो हो रहे हैं और shift होने की वजह से इनका जो life cycle है वो भी affect हो रहा है. Then apart from that we talk about the olive ridley turtles. Okay, तो इनका अगर आप scientific name देखोगे तो it is Lepidochelys olivacea. Okay, they are in the scientific term, they are known as actually Lepidochelys olivacea. Okay, and they have got some another name as well, that is Pacific ridley sea turtle. So guys, for olive ridley turtles we have got two names. The first name here is the very olive ridley turtle, okay, and the other name will be the Pacific ridley sea turtle, the Pacific ridley sea turtle. Okay, it is a medium sized species. तो जो साइज है इनका बहुत बड़ा नहीं है एज कंपेयर टू द टर्टल्स, मीडियम साइज सी टर्टल है, फाउंड वेयर इन द वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर्स ओनली. ओके, वेयर स्पेसिफिकली इन द वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर्स. Primarily we talk about Pacific and Indian oceans. Okay guys, so please make the notes very carefully. That is olive ridley sea turtle, also known as Pacific ridley sea turtle. Scientific name that will be Lepidochelys olivacea. Apart from that, found where? In the warm and tropical waters, primarily where? In the Pacific Ocean and Indian Ocean. तो पैसिफिक ओशन में मिलने की वजह से इनका नाम पैसिफिक रिडली सी टर्टल हो गया, ओके, और इंडियन ओशन में मिलने की वजह से हमने इनका नाम रख दिया ऑलिव रिडली सी टर्टल. साइंटिफिक नेम वंस अगेन Lepidochelys olivacea. Okay, so in the Indian Ocean, the majority of the olive ridley nests in 2 or 3 large groups at the location we talk about Rushikulya Rookery. ओके, लोकेशन है ये, क्या नाम है लोकेशन का? Rushikulya Rookery, where near Gahirmatha in the state of Odisha. So guys, location is very important, please mark it up on your 8 list. क्या है लोकेशन? That is Rushikulya Rookery, where in the state of Odisha. A specific location, it is Gahirmatha. Okay, so the coast of Odisha in India is the largest ever mass nesting site for the olive ridleys, followed by the coasts of Mexico and Costa Rica. ओके, इंडिया की अगर हम बात करें तो ओडिशा स्टेट हमारा जो है वो ऑलिव रिडली टर्टल के लिए सबसे बड़ा एक हब है फॉर देयर मास नेस्टिंग. And apart from India, we can go ahead to the other locations as well. That is to the coast of Mexico and Costa Rica. तो 3 locations हैं हमारे olive ridley turtles के लिए या Pacific ridley sea turtles के लिए. That is India, that is in Odisha. Okay, Gahirmatha का specific location. Apart from India, that will be Mexico and Costa Rica. Okay. सो अगर हम बात करें IUCN की तो इनको यहां पर वल्नरेबल का स्टेटस दिया गया है. साइट्स की अगर हम बात करें तो ये उसके अपेंडिक्स 1 में आते हैं, और अगर हम अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 की बात करें तो ये इसके शेड्यूल 1 में आते हैं. दैट मीन्स वी हैव टू प्रिजर्व दिस स्पीसीज, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट दिस स्पीसीज. ओके, सो इसके ऊपर काम ऑब्वियसली चल रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं चल रहा है. ओके गाइस, सो अगर आप बात करें मास नेस्टिंग की तो ये मास नेस्टिंग दरअसल होता क्या है? ओके, यहां पर इसको एक टर्म दिया गया है दैट इज नोन एज अरेबादास. ओके, अरेबादास, दैट इज, प्लीज डू नॉट कंपेयर इट विद एडिडास. ओके, नाम सिमिलर देखने को मिल सकता है बट इसका जो एक्चुअल टर्म है दैट इज अरेबादास. ओके, मास नेस्टिंग है वेयर okay females return to the very same beach from where they first hatched to lay their eggs. देखो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग नेचुरल फिनोमिना है, वन ऑफ द नेचर्स वंडर. ओके, दैट इज जो
फीमेल्स हैं, जो फीमेल टर्टल्स हैं, इन्होंने पिछले सीजन पर जहां पर अपने एग्स ले किए थे, ये वापस से उसी लोकेशन पे आती हैं अपने एग्स ले करने के लिए। सो दे ले देयर एग्स इन कॉनिकल नेस्ट, एक वो नेस्ट तैयार करते हैं, घोंसला तैयार करते हैं, जो कि एक्चुअली कोन शेप का होता है। ओके, दैट इज अबाउट 1.5 फीट डीप। ओके, कितना डीप होगा ये? 1.5 फीट। तो ये जो डायमेंशंस हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एग्जैक्टली अगर हम कभी भी नोट करें तो ये जो होता है कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का फर्क होता है, जिसे हम कहते हैं 19-20 का फर्क। ओके, माइन्यूट ऑफ द डिफरेंसेस, लेकिन अप्रॉक्स एक ऑन एन एवरेज जो हाइट होती है, जो लेंथ होती है इस एक नेस्ट की, ये जो डेप्थ होती है इसकी अगर हम बात करें, सो इट इज 1.5 फीट। ओके, देन दे हैच इन approx 45 to 60 days depending on the temperature of the sand and atmosphere during the incubation period। तो 45 से 60 दिन, some 45 to 60 days इनको जो है eggs lay करने में लग जाते हैं। and the phenomena that actually affects the hatching of the eggs, okay, that is the temperature of the sand as well as the environment। ओके गाइज, सो ये है मास नेस्टिंग की कहानी। ओके, मास बोले तो बहुत सारे नंबर्स में, दैट इज इन द मास नंबर्स। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर टर्टल्स होते हैं जो एक साथ यहाँ पर एग्स ले करते हैं। ओके, सो टाइम पीरियड क्या रहेगा? 45 to 60। अगर हम बात करें इनके कॉनिकल शेप के नेस्ट की, तो इट इज डीप। ओके, अगर हम इसके लेंथ की बात करें, इट इज 1.5 फीट डीप। और इंटरेस्टिंग थिंग इज कि कहीं पर भी इसको आप मैच कर लें, कहीं पर भी आप इसके डायमेंशंस को जो है नोट कर ले, ये अप्रॉक्स 1.5 फीट, यानी कि ऑन एन एवरेज 1.5 फीट ही रहता है। We as a humans, we have got scale, we have got the measurement devices and everything, measurement equipments and everything. But think about the wonder of the nature here. Okay, ये जो turtles हैं ये हमेशा on an average, ठीक है, approximately talking about 1.5 feet deep ही ये conical shape में nest dig out करती हैं। Okay, so once again a very wonderful thing. Okay guys, so that's it all with this present days DCA, that is 27th of January 2023. Okay, आज के लिए इतना ही। I hope you liked the revamped version of our DCA and you will keep on supporting us with your likes, shares and subscribe towards the channel. Please do not forget to provide your valuable feedback into the comment box as well. Okay, so that's it with the session guys. See you all very soon into the very next session of Perspective Takkar Hot Topic of the Day. Bye bye, take care, and yes, as always, Jai Hind. The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lukman IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now.